और बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड ए की दिशा में ये है कितना OT। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ओ ए का मैग्नीट्यूड है OR और बी प्लस सी का ए की दिशा में जो मैग्नीट्यूड है वो है OT। तो ये कर दो। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने वेक्टर्स को ऐड करना सीख लिया, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया। मतलब हमने ट्राइंगल लॉ यूज किया, हमने पैरेललोग्राम लॉ यूज किया, हमने पॉलीगॉन लॉ यूज किया, उसके सहायता से उसको इंप्लीमेंट करते हुए हमने न्यूमेरिकल्स भी बनाए। अब समय आ गया है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का। देखिए दो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। जब कभी भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में जो निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट प्रोडक्ट। जी सर ये तो जानते हैं हम। देखिए ये जो प्रोडक्ट होता है ना बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। एक प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और जो दूसरा प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अभी तक हमने इतनी फिजिक्स पढ़ी नहीं है, अभी तो हमने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट ही किया है जस्ट। अभी ऐसे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ आपका आमना सामना होगा जहां पर आप देखोगे कि दो को मल्टीप्लाई करने से कोई तीसरा क्वांटिटी का जन्म होता है। जैसे स्केलर एक क्वांटिटी मैं आपको बताता हूं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सिंपल साधारण एग्जाम्पल है इसका वर्क। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वर्क किससे मिलके बना होता है, एक तो फोर्स से मिलके बना होता है और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। थोड़ा सा अच्छे से मैं डेमो करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो, वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, ये एक वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ये भी क्या है, वेक्टर है। इन दोनों को बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग देम। मल्टीप्लाई करने से जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, एक स्केलर, जिसका कि उदाहरण क्या है, वर्क, ठीक है। और एक और बात बताते हैं आपको, स्केलर प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है ये A डॉट बी, इसको लिखते हैं अब मैग्नीट्यूड A का, मैग्नीट्यूड B का, और दोनों के बीच के एंगल जो है उसको हम लोग यहां पे लिखते हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। डिफाइन करवा दूंगा मैं, चिंता मत करो, अभी फिलहाल देख लो। और यहां पे छोटा सा ये बिंदु आपको दिख रहा है, इस बिंदु के कारण इसका एक और नाम पड़ गया। स्केलर प्रोडक्ट को ही क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। मेरे ख्याल में तुम लोग समझ गए हो, ठीक है। तो ये एक प्रकार है और इसी पर आज का सेशन पूरा का पूरा टिका हुआ रहेगा। स्केलर प्रोडक्ट को बिल्कुल पूरा का पूरा मैं धागा खोल के रखूंगा। जो न्यूमेरिकल बनाना है, जिस भी पुस्तक से बनाना है बना लेना। तो सर ये स्केलर है, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, तो बताते हैं आपको। वेक्टर के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। एक तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है टॉर्क। पता नहीं कितना टॉर्क आप लोग अभी तक जानते हो। ये तरीका है टॉर्क को रिप्रेजेंट करने का, टाउ और ऊपर एक एरो लगाने का। अभी हम लोग आगे बढ़े नहीं है, रोटेशनल मैकेनिक्स में आएंगे तो बहुत कुछ पढ़ोगे। एक होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं हम लोग ऐसा, देखोगे, ठीक है। और इनफैक्ट v इक्वल्स ओमेगा क्रॉस आर। खैर चलो ज्यादा ज्ञान नहीं देते, अभी आप इतना समझ लो, ये जो टॉर्क है ये मिलके बना रहता है F क्रॉस R से। इतना समझ में आया। और यहां पे जो क्रॉस लगा हुआ है, इसी क्रॉस के कारण इसका नाम पड़ गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या क्रॉस प्रोडक्ट बोलो एक ही बात है, स्केलर प्रोडक्ट बोलो या डॉट प्रोडक्ट बोलो एक ही बात है, ठीक है। फर्क ये है, इसमें क्या रहता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, और इसमें क्या रहता है, वेक्टर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड भी रहता है सर, डायरेक्शन भी रहता है, दोनों चीजें रहती हैं। बात समझ में आया? तो इतना तो समझ गए। अब जरा एक शानदार एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे जीवन में कहां पर हमें स्केलर प्रोडक्ट होता दिखाई देता है। तो चलो देखें, स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है बढ़िया से, सब दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं अब। ओके, अब समझते हैं आगे की कहानी। तो आगे की कहानी को समझने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक वो जमीन पे रखा हुआ है, ये मैंने यहां पे बनाया एक ब्लॉक, ये बन गया ब्लॉक, ठीक है जी, ये बन गया ब्लॉक। और ये कहां पे रखा है भाई, ग्राउंड में रखा है, ओके। तो ग्राउंड बना लेते हैं, ओके। यार वीडियो देखना स्टार्ट तो कर दिया हम लोगों ने, मैं बहुत ही फुर्सत से सारी चीज़ों को बड़े आराम से बताने वाला हूं। आप लोग नीचे प्लेयर सेटिंग में जाके स्पीड बढ़ा लो, कम से कम 1.25x कर लो,
ठीक है, नहीं तो टाइम लग जाएगा, बाद में बोलना मत सर। ठीक है, ओके। तो मान लो मैं यहां पे एक टैग लगा देता हूं, मैं कहता हूं ये है उसका पोजीशन 1। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको ना खींच रहे हैं, एक फोर्स के जरिए खींच रहे हैं। वो फोर्स कुछ ऐसा है, ये है फोर्स जिससे उसको खींचा जा रहा है। और ये जो फोर्स है ऐसा वैसा नहीं है, कुछ एंगल पे रखा हुआ है। ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब आप सीधा देखते जाओ, अगर आप इसको ऐसा खींचोगे तो ये ड्रैग होते 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 एक समय पर कहाँ आ जाएगा बच्चों, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ब्लॉक का हो गया नया पोजीशन, ऐसा आप कह सकते हो, ये नया पोजीशन हो गया। ठीक है, तो ये पोजीशन 1 था, और इसको मैं क्या कह सकता हूं, तो सर इसको मैं कह सकता हूं पोजीशन 2। अब देखिए इस पूरे हिसाब किताब को मैं रख देता हूं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखो आपको बड़ा मजा आएगा समझने में। ये हो गया वाई एक्सिस, और ये जो हो गया इसको आप कह सकते हो एक्स एक्सिस। ठीक है सर, अब देखो ये इसका पहला पोजीशन था, ये जो पोजीशन था इसको आप बोल सकते हो x1। तो यहां तो क्रमांक 1 लगाया ना हमने, तो ये हो गया x1। दूसरा जो पोजीशन था वो है ये। ठीक है, इस पोजीशन को आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो x2। ये हो गया x2। ये भी समझ गए सर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो क्या हुआ है, चेंज इन पोजीशन हुआ है, विस्थापन हुआ है ब्लॉक में। तो ये जो चेंज इन पोजीशन है इसको जरा मैं लिख देता हूं। ये चेंज इन पोजीशन क्या है, वो यहां से लेके यहां तक है, पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2। और इसको आप क्या बोल सकते हो, ये सोचना है हमने। ठीक है, आप बोल सकते हो कि सर ये है x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 को मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई ये क्या है, डेल्टा x, जिसको कि हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दिस डेल्टा x इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। ये समझ गए बच्चों? जी सर। अब देखिए आगे की कहानी, ये क्या है, ये है आपका फोर्स। हाँ सर ये भी समझ गए। तो हमने वर्क को कैसे डिफाइन किया, हम इंसानों ने वर्क को कैसे डिफाइन किया है, मोशन। ध्यान से देखिए, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन कितना, डेल्टा एक्स, और किसका, फोर्स। लेकिन फोर्स कौन सा, ये वाला नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मोशन कहां हुआ है बच्चों, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में मोशन हुआ है। समझ में आया? ये जो डायरेक्शन है किसका डायरेक्शन है, ये मोशन का डायरेक्शन है। आप ऐसा भी कह सकते हो यही वाला डायरेक्शन किसका है, डिस्प्लेसमेंट का भी है सर। तो वर्क डन कहां से कहां हुआ है, गाड़ी आगे बढ़ी है कहां, क्रमांक 1 से क्रमांक 2। तो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 ये किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के, दैट इज डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय दी फोर्स। किस दिशा में, इस दिशा में। इस दिशा में तो फोर्स हमको दिख नहीं रहा है, तो बना देते हैं। तो देखिए इस फोर्स के बच्चों 2 कंपोनेंट्स आएंगे। एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसको कि आप क्या कह सकते हो, ये अगर F वो था तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F cos थीटा। और इस तरफ एक और फोर्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, वो F sin थीटा होगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमने कैसा डिफाइन किया है भाई, डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई करना है। कौन से फोर्स से, उस फोर्स से जो कि मोशन की दिशा में है। तो मोशन का दिशा ये है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट, उसका भी दिशा ये है। तो आपको यहां पे क्या लिखना है, F cos थीटा। तो इसको बेहतर तरीका लिखने का ये है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो भी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाइड बाय जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाइड बाय फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में यहां पे ये जो एंगल है बेटा, उसका आपको कोसाइन लेना है। अगर आप ये सारी चीजों को यहां पे पुट करते हो तो जो आप कैलकुलेट करते हो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इतना तो समझ गए सर। तो एक और बात आगे जाके अभी तो सीखोगे ही। हमने क्या कैलकुलेट किया, वर्क डन, कहां से कहां तक, ऑब्जेक्ट को 1 से 2 में डिस्प्लेस किया। क्या है वर्क डन, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिकली तरीका होता है वर्क डन को एक्सप्रेस करने का। समझ में आया? तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, यही है F डॉट डेल्टा एक्स। कई जगह क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, आज उसकी बात नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और जैसे ही इन दोनों वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखोगे, डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड लिखोगे, और दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन मतलब कॉस। तो ये कहानी आ जाएगी। समझ गए? ठीक है, 2 चीजें हम लोग कर लिए। प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो सर स्केलर प्रोडक्ट होता है जिसका कि एग्जांपल है वर्क। दूसरा एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है जिसका कि एग्जांपल है टॉर्क, जिसका कि एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम। एक को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और दूसरे को क्रॉस कहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट की।
हमने देख लिया अब डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने किसका देखा, वर्क का देखा। हालांकि वर्क एनर्जी पर अच्छे से चर्चा आने वाले चैप्टर में होगी, बड़ी डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है, एक एक चीज आपको बारीकी से बताएंगे। हाँ जी, डिफाइनिंग डॉट प्रोडक्ट, क्या डिफाइन करें यार, वो डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, बताओ। नोट कर लो। देखिए, जानते हो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वहां पे आएगा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, बस यही है। और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आप देख रहे हो, चलो मैं इसको यहां पे बड़े प्यार से लिख देता हूं। अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनको जब हम लोग डॉट लेते हैं तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स मतलब मॉड्यूलस लगा दो वेक्टर में, यहां पर भी वेक्टर बी में भी मॉड्यूलस लगा दो, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अगर इसको फोटो बना के देखना है तो देखो बच्चों, अगर ये वेक्टर ए है, बहुत सुंदर, आहा, और ये वेक्टर बी है, बहुत सुंदर, दोनों के बीच में यहां पे एंगल कितना है, एंगल इज थीटा। ये होगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, मतलब एरो का जो साइज होगा वही तो मैग्नीट्यूड है। यहां पे प्लग इन करो और दोनों के बीच का एंगल ले लो, ठीक है, बस कोई टेंशन नहीं, खत्म हो गया। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर ये आप एंगल दिखा रहे हो, क्या ये वाला एंगल ले सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ले सकते हो। ये क्या होगा एंगल, 360 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा भी रख के देखना, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, बात वही आ जाएगी कॉस थीटा पे, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, देख सकते हैं क्या इन सब चीजों को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपको दिखाते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका। देखिए, इसको इंटरप्रेट करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं दो वर्जन्स। तो सबसे पहले चलो इसको लिख लेते हैं, वर्जन 1, और दूसरा वर्जन मैं यहां पे बना लेता हूं, चलो यहां पे आ गया वर्जन 2। ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों वर्जन हैं, बीच में चलो डिवीजन लाइन खींच लेते हैं। ओके, दो वेक्टर्स हैं। देखिए, वेक्टर का जो बेसिक फॉर्मूला है हमने क्या बनाया है, फटाफट इसको पहले मैं लिखता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यही है कि कुछ और है, यही है ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड अभी मॉड हटा दो, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखो। अच्छा, यहां पे भी लिख देते हैं, क्यों लिख रहे हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, हाँ जी। तो बच्चों इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, ए इंटू बी कॉस थीटा, है ना, और यहां पे मैं ए बी कॉस थीटा लिखा है ना, इसको मैं लिख देता हूं, भाई हमको तो स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ए भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, सी भी, ये भी कॉस थीटा भी मैग्नीट्यूड है, तो तीनों को तीनों मैग्नीट्यूड्स हैं, तो मिलकर क्या बनाएंगे, एक स्केलर क्वांटिटी तो बनाएंगे। एक काम करते हैं यार, यहाँ पे देखो, इसको ए कॉस थीटा लिख देते हैं और यहाँ पे बी को पहले लिख देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करके देखते हैं। ऐसा करने के लिए ना बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा एक वेक्टर। ये जो मैंने बनाया ये है वेक्टर ए, ध्यान से देखिए, ये जो मैंने बनाया क्या है, ये वेक्टर बी, ठीक है। ये क्या है, ए इंटू बी कॉस थीटा, और दोनों के बीच में भाई जाहिर सी बात है यहां पे ये एंगल कितना है, थीटा। सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी लगाते हैं, यहां पर भी हम क्या बनाएंगे, एक वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, ए, और यहां पे भी बनाएंगे हम लोग एक और वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, बी। दोनों के बीच में जाहिर सी बात है सेम, बस मैंने थोड़ा सा स्वैप किया है, यहां पे ए इंटू बी कॉस थीटा लिखा है, यहां पे बी इंटू ए कॉस थीटा लिखा है, बस, और कुछ अंतर नहीं है इसमें। अब जरा ध्यान से देखो, ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा, तो ये बी है, ये बी का साइज है, बी का मैग्नीट्यूड है, उसका कॉस थीटा कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ये ट्राइंगल बना, अब ये ट्राइंगल अगर बन गया तो
तो इसका जो कंपोनेंट गिरेगा बच्चों वो यहां पे गिरेगा, ये गिरा, इसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, इसको बोलोगे आप बी कॉस थीटा। ठीक, तो ये बी कॉस थीटा है और ये ए है। ज्योमेट्रिकली आप इन सारी चीजों को, ये जो फॉर्मूला है ना उसको ज्योमेट्री से आप ऐसा देख सकते हो। सिमिलरली अब देखो हमने यहां पे क्या किया, वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, किसका कंपोनेंट गिरना है, ए का कंपोनेंट। तो हम बी को थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड मतलब एक लाइन प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन लाइन है। अब मैं क्या करूंगा, ए के हेड से यहां पर गिरा, हाँ एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, तो एक नया वेक्टर यहां पे बना, जिसका लेंथ जो है वो बी के वाले के लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा है, बी यहां तक है। तो अब जो नया वेक्टर हमारा बन रहा है वो यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। ये जो वेक्टर बना है ना हमारा, इसको यार अलग से मैं एक काम करता हूं, आप जरा यहां पे देखो, एक वेक्टर ये है, ये बी वाला वेक्टर मैं नीले रंग से बना देता हूं, यहां पे ये बी वाला वेक्टर है, यहां पे मैं लिख देता हूं वेक्टर बी। एक और वेक्टर ये जो काला वाला है वो एक्चुअली दिख नहीं रहा है, उसको मैं यहां पे एक और बार बना देता हूं, ये काला वाला वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वील कॉल दिस, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी एरो एरो लगाना भी छोड़ दो, मैग्नीट्यूड बोलो, ये बी है तो ये क्या है, ए कॉस थीटा, ठीक है। सेम केस बच्चों यहां पर भी हो रहा है, दो वेक्टर्स हैं यहां पे, ठीक। आप मैग्नीट्यूड भी छोड़ दो, आप सिर्फ अगर लाइन से भी बनाओगे तो ये जो लाइन है यहां से यहां तक की लाइन, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये बी कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां से यहां तक की जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये सिर्फ ए को रिप्रेजेंट कर रही है। उसी प्रकार से आप एरो भी छोड़ो, हम तो सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहां फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में क्या है, कहीं पे भी एरो लगा है क्या, ऊपर में नहीं लगा है, कहीं पे भी कैप लगा है क्या, नहीं लगा है, मतलब ये सारे के सारे क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं, तो मैग्नीट्यूड ही रहने दो, एरो क्यों बनाना। तो ये बी कॉस थीटा है, ठीक है, ये ए है। उसी प्रकार से ये क्या था, ए का कंपोनेंट हम लोग यहां पे गिराए तो ए कॉस थीटा, तो ये क्या बना बच्चों, यहां से यहां तक ए कॉस थीटा बना, ये ए साइन थीटा, ये ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ये बी थोड़ा सा उससे छोटा, ठीक है। हमने जैसा कंडीशन दिया, तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझ में आता है हमको, तो देखिए अभी आपको बताते हैं। ये जो ए है जरा इस पे ध्यान दीजिए, क्या बोलोगे आप इसको अभी लिखो सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए का जो भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसको देखो आप, इसको क्या बोलोगे, तो इसको क्या बोलोगे मैं बताता हूं आपको। किसी का मैग्नीट्यूड तो है, किसका है, वेक्टर बी का जो भी कंपोनेंट गिरेगा किसकी दिशा में, ए की दिशा में, उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से देखें, ऐसा लिखते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर कंपोनेंट ऑफ किसका, किसका कंपोनेंट गिराना है यहां पे, किसका कंपोनेंट, बी का, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी किसकी दिशा में, किसकी दिशा में, किसकी दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बहुत सुंदर, ठीक है। तो ये तरीका है। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट, multiplied by the magnitude of the scalar component of b, scalar component of b in the direction of a, that's it। अब दूसरा यहां पे क्या लिखा है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, क्या है यहां पे b, ये है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू, क्या लिखा है हमने, b, और यहां पे a cos थीटा। तो ये जो b है, b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। और ये जो मैंने यहां पे लिखा है a cos थीटा, ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड है ये, भाई किसी का तो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, a का cos कंपोनेंट यहां पे जो गिरेगा उसका मैग्नीट्यूड है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर, कैसे लिख सकते हैं इसको, स्केलर कंपोनेंट ऑफ किसका, वेक्टर a का स्केलर कंपोनेंट यहां पे a cos थीटा, किस दिशा में है ये, b की दिशा में, इन दी डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में बच्चों, वेक्टर बी। तो ये था इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, इसको फटाक से नोट करो आप लोग, ठीक है। फटाफट करते हैं और इसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। अब जरा यूनिट वेक्टर की कहानी बताते हैं आपको, ठीक है।
एरो एरो मैंने बना दिया, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। आरएचएस में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, ये था यूनिट वेक्टर्स। अच्छा चलो यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। अच्छा देखो, हमें पता है किसी भी स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चीजों को अज्यूम करना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं 3 एक्सिस, एक होता है x, दूसरा होता है क्या y, और तीसरा होता है z। तो इसमें बहुत सारे खांचे बने हुए होते हैं, ठीक है, मतलब 1 2 3 4। तो कोई भी वेक्टर जिसकी लंबाई सिर्फ इतनी है, इतनी इतनी इतनी, ये देखो ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये यहाँ पे अरे 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 ये 1 है, फिर ये 2 है, ऐसा करके करते हैं ना हम लोग। तो ये इस डायरेक्शन में ये जो वेक्टर है ना, सिर्फ इतना सा पिद्दी सा वेक्टर, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आई कैप, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, जे कैप, और ये जेड डायरेक्शन में जो वेक्टर रहता है इसी को नाम क्या देते हैं, के कैप। हमें ये देखना है कि अगर आई को जे से मल्टीप्लाई कराया जाए या जे को के से, या आई को आई से या जे को जे से, क्या होता है, हम ये देखना चाहते हैं कि यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो भाई रिजल्ट तो एक स्केलर रहेगा, क्योंकि यहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट से मतलब है। अच्छा ध्यान से देखो, आप यहां पे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं आई डॉट आई, है ना, ये कितना होता है जरा इस बारे में सोचना है। अच्छा ठीक है सर, सोच लेंगे, तो जरा ध्यान से देखो, आई डॉट आई ये बना लिया आई, और एक और बना लिया, दोनों पैरेलल ही रहेंगे ना। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पे दोनों, ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, ऐसे केस में थीटा कितना रहेगा सर, 0 रहेगा। अगर थीटा 0 रहेगा तो प्रोडक्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे अलग से फॉर्मूला लिख देता हूँ। हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या रहता है, ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड फिर दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो भाई ये अगर आई कैप लिखा हुआ है ना, मतलब सीधा सी बात है ये 1 इंटू आई कैप है, 1 इंटू आई कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपको पता है, कितना है, 1 है। और क्या बताएं, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का एंगल 0। तो आंसर कितना आएगा, समझ गए आप लोग, जरा नहीं देख लो अच्छे से, समझ गए। ओके सर आई डॉट आई तो 1 आ गया, अब जे डॉट जे क्या हो सकता है सर ये बताएं। तो बच्चों जे कैप डॉट जे कैप बराबर प्रश्न चिन्ह। अब हम लोग इसका पता लगाते हैं, जरा देखिए। तो जे कैप में एक वेक्टर ऊपर है, वाई एक्सिस है, दूसरा भाई जाहिर सी बात है वो भी जे कैप है, वो भी ऊपर ही रहेगा, ये भी जे कैप है, ये भी जे कैप है, दोनों सेम दिशा में है, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। ये सेम कहानी यहाँ दोहराई जाएगी, 1 1 दोनों के बीच का एंगल 0, तो आंसर कितना आएगा। इसी प्रकार से आप क्या बोल सकते हो कि के कैप डॉट के कैप, भाई एक्सिस चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन आंसर कितना आना है, ये आना है 1। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं आई के डॉट के बराबर 1 होगा, जे डॉट जे बराबर भी 1 होगा, आई डॉट आई बराबर भी 1 होगा। समझ गए आप लोग। तो सेम सेम रहेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, जाहिर सी बात है दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये तो समझ गए सर। आई डॉट जे क्या हो सकता है, अगर कोई ये पूछे तो हम क्या उत्तर देंगे, तो बिल्कुल मैं बताता हूं आपको, टेंशन क्यों लेते हो। तो ये एक यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है सर, 1 है। तो ये आई कैप है एक्स की दिशा में, ये जे कैप है वाई की दिशा में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, साफ साफ दिख गया है। अब एंगल कितना है, 90। तो यहाँ पे 1 रखोगे, हाँ सर यहाँ पे भी 1 रखोगे, और cos 90 कितना होता है सर, 0 होता है, तो कितना आएगा, समझ गए। अब मान लो आप जे डॉट के की बात करते हो ना, जे डॉट के, तो जे कहाँ है ऊपर और के कहाँ है इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना रहता है, 90 रहता है। मतलब जे ऊपर जा रहा है और ये इस तरफ, तो यहाँ पे एंगल कितना बना, फिर से जे ऊपर जा रहा है और ये इस तरफ, के कैप इस तरफ, तो एंगल कितना बना, 90। कहने का मतलब ये है
अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, जो कि आई और जे के बीच में रहता है, आई और जे के बीच में रहता है, जे और के के बीच में रहता है, के और आई के बीच में रहता है, ऐसे परिस्थिति में आप याद रखो जे डॉट के डॉट आई, इन सब का बच्चों आंसर कितना आना है? 0 आना है। तो एक यार थंब रूल मैं बता रहा हूं, आई आई जे जे के आंसर कितना आएगा? 1। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन आएगा आंसर कितना आएगा? 0। याद रखो इतना, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स को कैसे हम लोग डॉट कर सकते हैं, कैसे उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ये मैंने अभी आपको सिखा दिया। जैसे अभी डॉट लगा के सिखाया ना, आने वाले लेक्चर्स में वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में मैं क्रॉस लगा के भी आपको सिखाऊंगा। तो वहां पे एक्चुअली आई क्रॉस जे बराबर के हो जाता है। घूम गया दिमाग? टेंशन मत लो, बताएंगे, ठीक है, सब समझ जाओगे। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। उसमें से सबसे पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए, ठीक है। वैसे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप खुद समझ जाओगे। चलिए इसको वर्कआउट करके देख लेते हैं एक इलस्ट्रेशन के साथ। तो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो दोनों को बना लेते हैं। सबसे पहले ये बन गए वेक्टर ए और वेक्टर बी, और जाहिर सी बात है दोनों के बीच में कुछ एंगल भी होगा। आते हैं उस पर। देखिए एंगल क्या है? थीटा है। अभी पहले मैं ए से चालू करके बी तक जाऊंगा, मतलब अगर मैं ए से स्टार्ट करते हुए बी तक जा रहा हूं तो सॉर्ट ऑफ मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं। ये पहला तरीका रहेगा एनालाइज करने का। दूसरा तरीका आरएचएस का। आरएचएस में हम लोग बी से ए की तरफ जाएंगे, तो बी से फिर ए की तरफ जाएंगे, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। एनीवे पहले वर्जन 1 तो देख लो, ए डॉट बी, ए से बी की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई तरीका तो वही है, ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सिंपल था। अब बी डॉट ए के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, बी से ए की तरफ जैसे हम ए से बी गए एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही हम बी से ए भी जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसा ये रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं बना के आपको दिखाता हूं, ये एरो ऐसा लगेगा। तो एंगल कितना रहेगा? टोटल 360 का, उसमें से थीटा गया तो 360 माइनस थीटा का हुआ। अब आप क्या करोगे? बी डॉट ए लिखोगे, तो बी डॉट ए मतलब क्या हो जाएगा? बी ए कॉस, इस बार एंगल दोनों के बीच का क्या है? 360 माइनस थीटा, तो वो आएगा तो बेटा इतना ही। अब ये सारे के सारे क्या है? मैग्नीट्यूड्स है, कुछ वैल्यूज है, इनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आरएचएस में जो भी है उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो बी ए कॉस थीटा लिखो या ए बी कॉस थीटा लिखो, सब मैग्नीट्यूड में तो सेम है, तो भाई वैल्यू सेम होगी, इसीलिए ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हम समझ गए। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जरा इसको देखो, समझ तो आ गया। तो भाई सिंपल, अगर मैथमेटिक्स में हम लोग जाएं तो हमको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होना चाहिए, होना तो चाहिए। वाकई में ऐसे होता है कि नहीं होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेक्टर्स फॉलो करते हैं नहीं करते हैं? हमें तो वेक्टर्स में हर चीज को ग्राफिकली देखना होता है। तो यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं बच्चों? तो सर यहाँ पे है 3 वेक्टर्स, ए बी और सी, ठीक है। और वैसे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? ए को डॉट करवाने वाले हैं बी और सी के रिजल्टेंट से। ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है यहाँ पे? बी प्लस सी लिखा है, मतलब ए को हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? बी और सी के रिजल्टेंट के साथ। तो एक काम करते हैं यार, सबसे पहले तो तीनों वेक्टर्स बनाते हैं, ए बी और सी बन गए। इसी रैंडमली मैंने बना दिया है, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। और इनको नाम दे देते हैं यार, इसको ओ नाम दे देता हूं, इसको आर, और इसको पी, और इसको क्यू। एक और चीज बता देता हूं, किसी भी वेक्टर के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो एरो का पॉइंट हमको बता रहा है, एरो हेड हमको बता रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब एरो का साइज, ये एरो का साइज है, तो ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का। समझ में आया क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड? ओ आर। सुन लो ध्यान से, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ओ आर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ओ पी। और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है पी क्यू। ये हो गई बात साफ। अब हमें डॉट कराना है किसको? ए को डॉट कराना है, तो ए तो दिख रहा है, लेकिन इसको डॉट किससे कराना है? बी प्लस सी से। तो बी प्लस सी तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो दिखेगा आपको। आप ऐसा सोचो, वेक्टर बी और वेक्टर सी किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, तो उसका जो तीसरा साइड होगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, वो उसका रिजल्टेंट होगा बी प्लस सी। सिंपल ट्राइंगल का नियम मैंने लगा लिया वेक्टर एडिशन का। जी सर समझ गए। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? ए को डॉट करवाना है किसके साथ? बी प्लस सी के साथ। अब यहां से कहानी को थोड़ी सी मोमेंटम मिलने वाली है। तो ये देखो, ठीक है, ये मैंने जो लिखा है ये आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए लिखा है, ठीक है।
ठीक है, अभी बी प्लस सी की कहानी चालू नहीं हुई है, अभी कॉन्सेप्ट सीखो। सिंपल दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्या लिखते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन। ठीक है, ये ज्ञान की बात है ना, इससे अभी क्या कनेक्शन अभी समझ में आएगा। सिंपल जो हम लोगों ने अभी तक फॉर्मूला सीखा है ए डॉट बी का, वो मैंने यहां पे लिख दिया है। इसको लिखने का एक और तरीका है, जरा ध्यान से देखो। ये तो मैग्नीट्यूड क्या है ए का, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। समझ पाए हो, क्या पता। तो बच्चों देखो, अगर ये वेक्टर ए है आपका, राइट, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस ओवर हियर इज नथिंग बट वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। अगर हम क्या करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर की बी करते हैं, अभी भूल जाओ ए डॉट बी प्लस सी करना भी भूल जाओ, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, चाहो तो मॉड लगा के लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कॉस। हम बेसिकली क्या करते हैं, ए डॉट बी करना है ना, बी का एक कंपोनेंट हम बच्चों यहां पे गिराते हैं, यहां पे गिराते हैं। तो देखिए अब आपके पास दो एरो हैं, एक एरो का साइज इतना है, ये है, इसको हम क्या बोलेंगे ए, और दूसरे एरो का साइज ये छोटा सा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बी कॉस थीटा। मैं तो कह रहा हूं आप एरो भी हटा दो, हम तो मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं। ये लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये करते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या किया, बी का, वेक्टर बी का कंपोनेंट लिया, स्केलर कंपोनेंट लिया, हमको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, स्केलर कंपोनेंट लिया वेक्टर ए की दिशा में, तो ये स्केलर कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब आपको स्टेटमेंट समझ में आएगा, जरा पढ़ो क्या लिखा है। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बहुत सही, बी कॉस थीटा मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर कंपोनेंट, इसका स्केलर कंपोनेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो यहां पे क्या है बी कॉस थीटा, वही लिखा है। ठीक है, अब इसको कैसे यहां पे अप्लाई करना है तो ये सीखते हैं। तो थोड़ा सा अब एक काम करता हूं, मैं जगह बनाता हूं यहां पे, इसको साइड में इस तरफ लेके चलते हैं और थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसको बता दें, कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। ओके राइट, क्या करना है, अच्छा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया है हमने, पी और क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए। तो ए पर गिरा है ये एस और ये टी, तो जाहिर सी बात है अभी आपको जितने भी वेक्टर्स हैं उनको आपको सुला देना है, किसके अलोंग, ए के अलोंग। ठीक है, कॉस कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट वही है। देखिए ये करना है, इसको क्या बोल सकते हो, अगर इसको किसी भी दो वेक्टर्स को आप डॉट जब करते हो तो ए डॉट बी लिखते हो, तो पहले तो ए का मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर का, और दूसरे वेक्टर को आपको सुलाना है। ठीक है, किसमें सुलाना है, पहले वेक्टर में सुलाना है, या पहले वेक्टर की दिशा में सुला देना है। तो ये है, तो पहला वेक्टर ए है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखोगे, और दूसरा वेक्टर क्या है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की जगह क्या लिखोगे पता है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी प्लस सी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये जरा ध्यान से देखो इसको, ए के जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी प्लस सी, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म से बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी प्लस सी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब यहां कॉस आ गया साथ में। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहां पे इतना लंबा एरो खींचा है, मतलब ये ओ आर है। फिर बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या है, वो भी ए की दिशा में, तो बच्चों बी प्लस सी यहां पे है, ये देखिए ये है बी प्लस सी, और बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड ए की दिशा में ये है कितना, ओ टी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ओ ए का मैग्नीट्यूड है ओ आर, और बी प्लस सी का ए की दिशा में जो मैग्नीट्यूड है वो है ओ टी, तो ये कर दो। अब आप क्या करो, ओ टी को ब्रेक कर दो, ओ टी को ब्रेक कर सकते हो ओ एस प्लस एस टी में, तो ये कर दो। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल जो आपने सीखा है बचपन में, ओ आर ओ एस प्लस ओ आर एस टी, ये लो, ये भी हो गया। अब देखो यहां पे ओ आर और ओ एस, ओ आर क्या है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ओ आर मतलब क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ठीक है सर। ओ एस क्या है, ओ एस क्या है, जरा मैं क्या बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनो। ओ एस, ओ एस है स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ स्केलर कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द वेक्टर ए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली ए बी लिख सकते हो। फिर से सुनो, ओ आर, ओ आर मतलब क्या है, वेक्टर ए, किसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए के। ओ एस किसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई वेक्टर बी के उस कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ए में सोया हुआ है। ठीक है, मतलब यहां पे कॉस इन्वॉल्व है ऑलरेडी, तो ये बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको सिंपली बोल सकते हो ए डॉट बी।
एक और चीज बता देता हूं, देखो मैं आपका ये ऐसा करके ट्रायंगल बन रहा है, तो ये O है, ये क्या है बच्चों, ये P है और ये S, ये S। हमारा यहाँ पे क्या आया OR और यहाँ पे कहीं क्या है OR, ठीक है, OR आया, साथ में पहला क्या है OS है। आप चाहो तो OR है OS है ना, OS को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ अगर एंगल थीटा होता आप बोल सकते थे OP cos थीटा। तो यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, वेक्टर B है। यहाँ पे कौन सा वेक्टर है OR का, वेक्टर A है। तो ये असल में क्या है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ये है कहानी। ठीक है, जितना कोशिश करो विजुअलाइज करने का उतना अच्छा है और उतनी अच्छे आप फिजिक्स पढ़ पाओगे आगे जाके। वेक्टर्स को समझ लो, ठीक है। अच्छा, ये तो कर लिए सर। उसी प्रकार से ये OR और ST, तो OR तो मैग्नीट्यूड ऑफ A है, ये बात तो जाहिर है। ST जरा ध्यान से देखो, ST जो है वो PQ का कंपोनेंट है वेक्टर A की दिशा में। ये देखिए PQ का कंपोनेंट है वेक्टर A की दिशा में, तो PQ मतलब क्या है, वेक्टर C, तो ये क्या हो जाएगा आपका A डॉट C, खत्म। समझ गए, तो कम्यूटेटिव भी समझ गए, डिस्ट्रीब्यूटिव भी समझ गए। अब सवाल बनाते हैं। शुरू में कुछ सवाल आसान होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ स्पाइस आपको एक्सप्लेनेशन में ज़रूर मिलेगा और धीरे धीरे लेवल की क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ेगी। हालांकि जो बढ़िया शानदार क्वेश्चंस रहेंगे वो एक ऑब्जेक्टिव सेशन रहेगा अलग से, मैं उसमें आपको बताऊंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे और पूरे वेक्टर्स के क्वेश्चन रहेंगे, पूरा मसाला रहेगा, ठीक है। कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा कि डॉट प्रोडक्ट पहले, क्रॉस बाद में, एडिशन पहले, सब्ट्रैक्शन बाद में, कुछ भी, ठीक है। वो मजा आएगा करने में। तो कहानी चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़े, फाइंड द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर हमको दे रखा है, i प्लस 2j माइनस के और b बराबर माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो सबसे पहले मैं बड़े प्यार से फॉर्मूला लिख देता हूं। हम जानते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और दोनों के बीच का एंगल। आप चाहो तो यहाँ मॉड लगा के, ये कई लोग ऐसा लिखते हैं ना, उसको आपकी मर्जी है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा लिख देना यार, नहीं तो कई बार टीचर्स नाराज हो जाते हैं कि भाई आपने कन्वेंशन फॉलो नहीं किया। कर लेना, कोई थोड़ी देर की तो बात है, ये करना है। तो आप देखो बच्चों, आप a डॉट बी देखो और यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड है, a डॉट बी करोगे तो देखिए अब आपको पता है i प्लस 2j माइनस के और माइनस आई प्लस जे, इसको तो अभी साइड में रखो और डॉट प्रोडक्ट लेना है। a और b का मैग्नीट्यूड देखो आप, ये कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट्स देखते जाओ, हिसाब लगाते जाते हैं। कोफिशिएंट्स क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर भी भाई स्क्वायर हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये हुआ, दूसरा है यहाँ पे b का कितना है बच्चों, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस और 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। बहुत सुंदर, ये लिख दिया, लिखने का स्टाइल है ये, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब ये दोनों वेक्टर्स को डॉट कराना है। देखिए एक चीज ध्यान रखो, i प्लस 2j माइनस के, आपको अलग से मैं बताता हूं। यहाँ पे ये है i प्लस 2j माइनस के ही है ना कि कुछ और है, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। इन दोनों वेक्टर्स को हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। आपको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, फिर इससे, फिर इससे। एक चीज याद रखो बच्चों, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर क्या होता है 1। इसके अलावा एनी अदर कॉम्बो, कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है, मतलब आई जे या फिर जे के या फिर के आई, कोई भी अलग कॉम्बिनेशन आता है, क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है। तो आप सिर्फ क्या करो, आई और आई करोगे तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, माइनस साइन है, लगा दो। फिर आई को जे के साथ करोगे 0, आई को के के साथ करोगे 0, मतलब ही नहीं है। अब 2j पे आता है, 2j को आई के साथ करोगे 0, लेकिन 2j को जब इस j के साथ करोगे तो अब देखो क्या होगा। तो पहले तो मैं ये प्लस और ये प्लस का प्लस लगा देता हूं, ठीक है। j और j क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसके साथ करने का मतलब नहीं है, माइनस की, तो माइनस
के को आई के साथ 0, के को जे के साथ 0, के को इस के के साथ, तो ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, इसका के और के तो हो गए 1 और यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट में 1 है, 1 और को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 2 4, 4 - 1 हो गया कितना 3। तो ये देखो डॉट प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ पे कितना आया आंसर 3 आया। ठीक है, और ये ए का बी का और ये हो गया cos थीटा। ठीक है जी, अब आपको कुछ नहीं करना है। 3 बराबर ये करोगे 4 और 5 और 1 6 √6, उसको भी सॉल्व करोगे वो भी √6 डॉट cos थीटा। तो अल्टीमेटली cos थीटा कितना आ जाएगा, ये 3 √6 मिलके हो गया 6, ये 1/2 हो गया। कितने डिग्री पर 1/2 आता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्रीज पे आता। मतलब असल में ये दोनों वेक्टर्स, एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर अगर बी है, दोनों के बीच में असल में एंगल कितना है 60 डिग्री का एंगल है। समझ गए। अगला देखो क्या है, यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं i + 2j + 3k और b बराबर 2i - j। ये परपेंडिकुलर है ऐसा सिद्ध करना है, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री लाना है। थीटा बराबर 90 डिग्री है, मतलब cos थीटा बराबर कितना आना चाहिए, cos थीटा बराबर आना चाहिए 0। अगर cos थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है तो सीधी सी बात है ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं 90। चलो बताते हैं, चलिए फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, ये है ए बी cos थीटा। ठीक है सर, हमको तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो cos थीटा बराबर कितना होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे वेक्टर वाला वर्जन, यहाँ पे उन्हीं वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड वाला वर्जन है वेक्टर, ये ऐसा लिख लो। चलो समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे उनके मैग्नीट्यूड्स और वेक्टर का फॉर्म लिख दो यहाँ पे। अल्टीमेटली अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ए और बी कैसे हैं, अगर ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री, ये प्रूफ कर दो। या फिर आप ऐसा बोलो कि cos थीटा बराबर कितना होगा, cos थीटा बराबर 0 है। अगर cos थीटा 0 है तो थीटा बराबर 90 है। तो ये टर्म आपका RHS में जो है ये 0 आना चाहिए। आता है कि नहीं आता है ये सोचने वाली बात है। तो देखो i + 2j + 3k लिख दूं मैं, i कैप + 2j + 3k कैप, और यहाँ पे क्या है दूसरा 2i - j, क्या है 2i - j। दोनों का मैग्नीट्यूड अभी हिसाब किताब कर देते हैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर। यार स्क्वायर हो जाना है, माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको सॉल्व करने से कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। और मेन तो यार न्यूमरेटर है, नीचे में 0 आ गया तो दिक्कत हो जाना है। ठीक है, न्यूमरेटर देखो आप, डिनोमिनेटर तो जो भी है मैं ऐसा लिख देता हूं, ये कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो i और i 1 हो गया, 1 और 2 2 हो गया, दोनों प्लस है। 2j और यहाँ पे -j, तो j और j तो 1 हो गया, +2 और -1, तो ये क्या हो गया -2 हो गया। और k को किसके साथ हिसाब किताब करवाओगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे अगर तो 3k कैप मल्टीप्लाइड बाय क्या है, यहाँ पे 0 × k कैप है। बात समझ में आया, तो क्या होगा आंसर 3 × 0, k कैप × k कैप तो 1 हो जाएगा। ठीक, लेकिन 3 × 0 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना है 0 आ जाना। तो देखिए ये सब ऊपर में कितना बचा 0 आया, 0 आया मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री। एक और क्वेश्चन हो गया, नोट करें। अगर हो गया है तो तीसरे पे ध्यान दें, तीसरा भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फॉर्मूले को भी मैं हटाता नहीं हूं। हाँ, तीसरे में क्या बोला है कि भाई कुछ लैम्डा है, वेक्टर का जो हमारा इक्वेशन होता है या फॉर्म होता है उसमें लैम्डा फंसा हुआ है। देखो 2i + λj + k। ठीक है, ये लैम्डा कैलकुलेट करना है अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब थीटा बराबर कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से 90 डिग्री है। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो cos थीटा बराबर कितना है 0 है। अगर cos थीटा 0 है तो यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है तो ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और नीचे क्या है दोनों के मॉड्यूलस ए और बी के मॉड्यूलस हैं, ये लग गया है। ठीक, तो ये इस तरफ चले जाएगा। अल्टीमेटली आपका इक्वेशन जो बनेगा भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का बनेगा बराबर क्या बनेगा, आपको इस इक्वेशन को लगा लेना है। अगर आप इसको लगा लोगे तो आपको लैम्डा का वैल्यू पता चल जाएगा। दोनों वेक्टर्स को हूबहू उतार देते हैं, 2i + λj + k। यहां पे देखो क्या लिखोगे 2i + λj + k। ओके, दूसरा क्या है 4i - 2j - 2k। दूसरा क्या है 4i
-2j -2k, ये किसके बराबर है? 0। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा की। तो देखिए i को i से ही मिलाओ यार, i को j से, i को k से मिला के कोई मतलब नहीं, सिर्फ लाइक वेक्टर्स पे ध्यान दो, i j j k k, बाकी सब तो फालतू है, 0 हो जाने हैं, टेंशन ही क्यों लेना है। और i मिलके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो i तो 1 हो गया, 2 × 4 कितना हो गया सर? 8 हो गया। बहुत सुंदर। j और j तो 1 हो गया, तो लैम्डा इंटू -2 क्या हो गया? -2 लैम्डा हो गया। बहुत सुंदर। k और k तो 1 हो गया, 1 और -2 क्या हो गया? -2 हो गया सर। बराबर क्या आएगा? 0। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन को हम लिख लेते हैं 6 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। What you can now do is lambda is equal to 6/2. So the value of lambda which works out as 3. चेक करें, लैम्डा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, ये भी हो गया, नोट करो। अगला कुछ इंटरेस्टिंग है, इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, विजुअलाइज करना मेन बात है। देखिए अभी ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन काफी सारा कॉन्सेप्ट ना भी सिंपल क्वेश्चन से आपका बनता है। जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, मतलब ABCD के जैसे होते हैं। आप ABCD पहले सीखोगे तो फिर शब्दों को बनाना सीखोगे, वर्ड बनाना सीखोगे, फिर वर्ड के जरिए सेंटेंस बनाना सीखोगे। तो ये सिंपल क्वेश्चंस को भी उतना ही महत्व दो जितना कि टफ क्वेश्चंस को देते हो, बिकॉज दीज आर दी फाउंडेशन, राइट, एंड दीज आर गोइंग टू हेल्प यू टैकल दी टफ प्रॉब्लम्स। ओके, अगला क्वेश्चन वैसे किस पर बेस्ड है? कुछ फोर्स है। ठीक है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। हाँ जी, ये जो फोर्स है ना 3 डायमेंशनल स्पेस में लगा हुआ है। पहली बात तो इसको बनाना असंभव है अभी फिलहाल। ठीक है, अगर 2D में होता तो मैं आपको बोर्ड में बना के दिखा देता। तो क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट x एक्सिस में है, एक y में है और एक z में है। ठीक है, फोर्स का x एक्सिस का जो ये जो कंपोनेंट है ना, I कैप लिखा है लेकिन माइनस के साथ लिखा है। तो फोर्स का मान लो आप ये 1 न्यूटन जो है, ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस में, फोर्स का 2 न्यूटन, पॉजिटिव y एक्सिस में, फोर्स का 3 न्यूटन, पॉजिटिव z एक्सिस में, इन तीनों का मिला करके एक रिजल्टेंट बनेगा, वो ये फोर्स है। अब उस फोर्स के कारण हमने क्या किया? बॉडी को कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रेन कर दिया कि भाई बॉडी सिर्फ कहां मूव होगी? z में मूव होगी। तो अगर ये x है, नहीं, ये x है, ये y है और आपकी तरफ वो z है, तो बॉडी फोर्स लगेगा कहीं पे भी, ऐसा स्पेस में लग रहा है, लेकिन बॉडी किस डायरेक्शन में मूव होगा? z में मूव होगा। और कितना मूव हुआ फोर्स लगाने पर? ये भी प्रश्न में दे रखा है, कितना सर? 4 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो आपको वर्क डन निकालना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 का अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वो क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इसको F.Δx लिखो, या कई लोग यार उसको लिखते हैं F.dx। ये लो, ऐसा कर दो, ये x के ऊपर है ना, डिफरेंशियल के ऊपर नहीं है। ठीक है, लगा लो। तो किस में मूव हुआ है? यहाँ पे dx नहीं आएगा, यहाँ पे किस में मूव हुआ है? सिर्फ z में मूव हुआ है। ठीक है, या फिर आप इतना भी टेंशन मत लो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट s लिखो। तो फोर्स हमको दे रखा है कितना बच्चों? देखो, -i + 2j + 3k, कितना? -i + 2j + 3k। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? z एक्सिस में 4 मीटर, z एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, तो भाई देखो वेक्टर है, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के वातावरण में हो आप, z एक्सिस में हो, मतलब कौन सा? k कैप। ये है लिखना, सिर्फ 4 लिखोगे काम नहीं चलेगा, फिर काय का वेक्टर? वो तो एक रियल नंबर बन गया, एक स्केलर बन गया। आपको हर चीज को वेक्टर में शो करना है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो भाई। इसके लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आप ऐसा कह सकते हो कि ये +0 i कैप है, +0 j कैप है, ऐसा कह सकते हो। तो इनका 0, ठीक है, i और i तो 1 होगा, लेकिन 1 और 0 0 होगा। वैसे j का भी हिसाब किताब खत्म हो गया। क्या बचा? 4 3 12 हुआ, k और k 1 हो गया। तो आंसर क्या है आपका? 12। कितना? न्यूटन मीटर। 12 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, वैसे भी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? z में। तो आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है फोर्स का? z वाला कंपोनेंट ये। तो 3 × 4 12, ऐसा भी सोच सकते हो कॉमन सेंस के साथ। ठीक है, चलिए बच्चों, आप एग्जाम्पल 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। a + b = a - b। अच्छा, और वो भी मैग्नीट्यूड में, मतलब कोई दो वेक्टर्स हैं a और b, उनको कुछ पर्टिकुलर स्टाइल में रखा हुआ है। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड कुछ आता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी कुछ मैग्नीट्यूड आता है, और मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम आता है। तो ये सोचने वाली बात है। अगर मैं ऐसे ही बस वही 2 वेक्टर्स बना लूँ, ये वेक्टर a बना लूँ
और ये वेक्टर बी बना लूँ। अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ, मतलब मैं केस लेता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, तो ये कैसा बनेगा, इसको उठा करके यहाँ पे, अरे अरे ये बना वेक्टर ए, और बी को बिल्कुल पैरेलली यहाँ पे लेके आओ आप, ये वेक्टर बी। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो तो कुछ ऐसा बनेगा, ये होगा ए प्लस बी। हाँ सर बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा, अगर ए माइनस बी करोगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, वेक्टर ए प्लस ऑफ नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ऐसा बोल सकते हो। मतलब बी का डायरेक्शन को रिवर्स करना है, रिवर्स करना है। मतलब ये केस क्या है, ये वेक्टर ए, चलो यहीं पे करते हैं ना, ये मैंने अगर वेक्टर ए बनाया है तो बी का डायरेक्शन को मैं रिवर्स करूंगा, तो ये जो ऊपर जा रहा था लाऊंगा तो मैं पैरेलल, ठीक है, लेकिन अब मैं डायरेक्शन कहाँ बनाऊंगा, नीचे बनाऊंगा। अब जो रिजल्टेंट आएगा, तो यार ये तो कहाँ मैग्नीट्यूड से में, ये तो बहुत बड़ा एरो दिख रहा है, ये छोटा एरो दिख रहा है, ये है ए माइनस बी। बात समझ में आया, ए प्लस ऑफ, इसको ऐसा लिखो, ए प्लस ऑफ, ये डायरेक्शन चेंज हो गया नीचे की तरफ, माइनस बी, अल्टीमेटली क्या बोलोगे इसको, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बोलोगे। तो कहीं से भी आपको दोनों एरो के साइज सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए करोगे तो ऐसा नहीं होगा। एक स्पेशल एंगल होता है, वो होता है 90 डिग्री। अब आपको बताते हैं क्या है। 90 डिग्री के एंगल पे अगर दो वेक्टर्स रखे हुए हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर आप करोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो हमेशा सेम आएगा। वो ये कह रहा है, ये चीज आपको बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी सोल्यूशन तो आपको बुक में मिल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे और उसको सॉल्व करते जाओगे, वो हो जाएगा सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, हर टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा। जो मैं बताया वो उसका विजुअलाइजेशन है। अब देखो, जो मैं कह रहा था, दो वेक्टर्स हैं अगर परपेंडिकुलर, ये वेक्टर ए है, कितना भी लेंथ वेंथ हो यार हमको क्या मतलब, और ये वेक्टर बी, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो पहला केस वेक्टर ए, हाँ सर, वेक्टर बी, ओके सर, रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, यहां पे क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जी सर, ठीक है, ये है एरो का साइज। अब दूसरा केस देखो, ये पहला केस, दूसरा केस में क्या आएगा, वेक्टर ए, ओके सर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, भाई ए माइनस बी करना है, ये कौन सा था, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला है, तो बेसिकली यहां पे क्या करोगे, ए माइनस बी में ए प्लस में माइनस बी, तो प्लस बी ऊपर था, माइनस बी कहां रहेगा सर, नीचे रहेगा। बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों, ये है, बात समझ में आया, ठीक है। तो इसको मैं अभी फिलहाल माइनस बी ही लिखता हूं, ओके जी। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, ये आएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, ए प्लस ऑफ माइनस बी बोलोगे, तो ये क्या बोलोगे, ए माइनस बी बोलोगे। इस एरो का साइज देख लो, इस एरो का साइज देख लो भाई, ओरिएंटेशन मत देखो, डायरेक्शन मत देखो, आप सिर्फ दोनों की लंबाई चेक करो, दोनों की लंबाई क्या आएगी, सेम आएगी, वही ये इक्वेशन कह रहा है। तो एक स्पेशल एंगल पे होता है, वो एंगल होता है 90 डिग्री का। तो अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं तो उनको ए प्लस बी करो या ए माइनस बी करो और दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो, वो हमेशा हाय सेम आएगा। समझ गए, समझ गए, चलो ये तो एक तरीका है, ये मैंने विजुअल तरीका बताया आपको। अब आपको वो बताते हैं जो आपको पुस्तक में देखने मिलेगा। तो फटाक से एक काम करो यार, ये इक्वेशन दिया है ना भाई, हमें तो एंगल निकालना है, तो किसी प्रकार से हमको इक्वेशन में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लेके आना है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, है तो मैग्नीट्यूड में। तो इसको आप लिख लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट LHS की बात कर रहा हूं मैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, RHS में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और यहां पर भी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यहां पे हो जाना है वेक्टर ए का स्क्वायर, ए और ए मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये सारे टर्म्स जो हैं बच्चों, ए स्क्वायर से गया, बी स्क्वायर से गया, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचा, अब मैं एरो लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं एरो लगा देता हूँ, यहाँ पे भी लगाना चाहिए था, अब मैंने स्किप कर दिया था, बड़ी मेहनत है यार बार बार एरो लगाना। ये लो चलो, अब इसको देखो, ए बी बी ए,
तो ए बी और बी ए, भाई आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए डॉट बी जो है वही क्या होती है, बी डॉट ए होती है। तो इसको ए बी बोल लो, इसको भी ए बी बोल लो दोनों को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ अगेन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको इस तरफ लेके आ जाओगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आ जाएगा 0। ए डॉट बी अब आपको लगाना है, आपको पता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो भाई कॉस थीटा बराबर अल्टीमेटली क्या आ गया, 0 आ गया। एक स्पेशल एंगल होता है कितना डिग्री, 90 डिग्री पे 0 आता है। तो ये थी कहानी, आपने दोनों तरीके समझ लिए, ग्राफिकल भी समझ लिया, मैथमेटिकल भी समझ लिया। याद रखो ये केस, ठीक है। 90 डिग्री का ऐसा एंगल होता है जब a प्लस बी करो, a माइनस बी करो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है। अगला, डिटरमिन द एंगल्स विच द वेक्टर 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप मेक विद द xyz एक्सिस। बहुत सुंदर। पिछले ही लेक्चर में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सीखा था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी वेक्टर अगर 3D में है, वैसे तो हमने 2D और 3D दोनों को एनालाइज किया, 3D में है तो वो x एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है, y के साथ बीटा, z के साथ गामा एंगल बनाता है वो वेक्टर, ठीक। देखना वाला वीडियो, नहीं देखे होगे तो नीचे प्लेलिस्ट लगी हुई है उसमें जाओ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को देखो। तो आपको दे दिया है यहाँ पे। और जो हमने बेसिक फॉर्म था वेक्टर को लिखने का, हमने 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे वेक्टर लिखा था, हमने बोला था कि भाई ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये तरीका है लिखने का। हमें ये भी पता है कि ए एक्स बराबर क्या है, ए कॉस थीटा, थीटा नहीं अल्फा है। अल्फा कौन सा एंगल है जो कि मेन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, ए वाई ए बोलो 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 कॉस बीटा, और ए जेड क्या है बच्चों, ए कॉस गामा। गामा क्या है, जो कि वेक्टर जेड एक्सिस के साथ बनाता है। बना के बताऊं क्या, 3D में चलो बना के दिखाता हूं मैं, हल्का फुल्का कोशिश करते हैं, उतना अच्छा बन नहीं पाएगा, क्षमा करें, है ना। कितना है, इस वेक्टर को ही मैं बना देता हूं ना, 5, x में 5, y में है ही नहीं, और z में 5। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये है वेक्टर, ये x y z क्या है, ये फोर्स है, ठीक है। F क्यों लिखा हुआ है, मान लो कोई भी एक वेक्टर है, फोर्स लिखा हुआ है, छोड़ो उसको, ठीक है। हमें तो एंगल निकालना है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है जी। ये है आपका वेक्टर, कहां, ये डायरेक्शन है वेक्टर का। ये वेक्टर कौन सा प्लेन में है, ये जमीन में है, जमीन मतलब एक्स जेड प्लेन में है। बात समझ में आया। तो ये यहां पे कितना एंगल बना रहा है, यहां पे कितना एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये आपको देखना है बच्चों। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अरे यार तुम लोग देखो यार, ध्यान से देखो, यहां पे एंगल कितना बनता, अरे 90 बनता जी सर। यहां पे एंगल कितना बनेगा, 90। अरे अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक्यूट एंगल है, लेकिन असल में वास्तविकता में जरा सोचे, ये एंगल कितना है, यहाँ पे 90, यहाँ पे भी कितना है 90। 90 मतलब त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। तो यहां पर ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई सर ये 5 है, ये लंबाई कितनी है 5 है। अगर ये दोनों सेम है, ये एंगल 90 है, तो ये तो भाई कोई चांस ही नहीं है। ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए। और ये एंगल कौन बना रहा है, ये फोर्स बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। समझ गए तुम लोग। उसी प्रकार से ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, यहां पर ये भी 5 है और ये भी 5 है। देखो 5 5 5, तो निकाल लगा लो, ठीक। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस लगा लो, तो ये भी 5, ये भी 5, 5 बाय 5 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 मतलब 45 डिग्री। तो ये भी आंसर कितना आएगा 45। तो ये क्या है, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो गामा है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा बनाना में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सोच के देखना है 3D में। यहाँ पे ये एंगल कितना है, दिखाई दे रहा है कितना, 90 डिग्री का। और ये कौन किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ। ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल। क्या बोलोगे,
ये बुक में नहीं मिलेगा। बुक में क्या मिलेगा मैं बताता हूं अब, ठीक है। विजुअलाइजेशन नहीं मिलते भाई बुक में। अच्छा तो यार हमारा फोर्स किधर गया, क्या था 5i कैप प्लस ये 5i कैप है, ठीक है। तो मतलब उसका x कंपोनेंट कितना है 5, और यहां पे y कंपोनेंट तो भैया है ही नहीं, शून्य है 0। z कंपोनेंट कितना है, तो बच्चों z कंपोनेंट 5k कैप मतलब 5 है, az है। इसको आपको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, आपका हो जाएगा हिसाब किताब। ये कोई भी वेक्टर a है, ऐसा मान लो क्वेश्चन में f है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसका पहले सबसे पहले तो मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, तो ये देखो पहले तो मैं ये वेक्टर f लिख देता हूँ, क्या है 5i कैप 0j कैप 5k कैप, ठीक है। मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 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 लगा लो, स्क्वायर 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 कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 25 25 50, 25 दूनी 50 में 25 5, 5 अंडर रूट 2, सो दिस वर्क्स आउट एज 5 अंडर रूट 2। सो फर्स्ट थिंग इज कॉज अल्फा, हमको पता है वैसे आंसर कितना है 45 डिग्री, दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है। अच्छा हुआ 3D बना लिया, पता नहीं कैसे मुझे ख्याल आ गया इसको बनाने का, चलिए ठीक ठाक बन भी गया वो। कॉज अल्फा बराबर क्या लिखोगे 5/a, तो 5/a लिख देता हूं मैं। 5/a मतलब 5/a का वैल्यू मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है 5√2 है, 5√2 मतलब कितना 1/√2। अगर ये 1/√2 है तो कितने एंगल पे कॉस का वैल्यू 1/√2 आता है प्यारे बच्चों, सर 45 डिग्री, बस हो गया। दूसरा कॉस बीटा क्या लिखोगे, यहाँ पे वैसे ax लिखना चाहिए था, नहीं a ही लिखना है, ठीक है ठीक है। ax तो ये है ax डिवाइडेड बाई a, 5 डिवाइडेड बाई 5 नहीं है, ये किधर गया 0, 0 डिवाइडेड बाई a। भाई 0 डिवाइडेड बाई a है तो क्या सोचना, सीधा 0 लिखो, मतलब बीटा का वैल्यू कितना आएगा 90। तीसरा आते हैं कॉस गामा पर, कहाँ से शुरुआत की थी कॉस गामा az बराबर बाई a मतलब 5 डिवाइडेड बाई a, तो कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई a कितना है बच्चों, सर 5√2 है, तो यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हुआ, अल्टीमेटली ये भी 1/√2 आएगा, तो गामा का आंसर भी कितना आएगा सर 45 डिग्री आएगा, ठीक है। वो तो हमने पहले ही विजुअलाइज कर लिया था, ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। पता है ना फिजिक्स सीखनी है, ये सीखो, ये जरूरी है, ये उतना जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। हाँ एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी जरा देखो। दो यूनिट वेक्टर्स हैं a कैप और b कैप। यूनिट वेक्टर्स मतलब उसका साइज कितना होता है 1, अगर वो x की दिशा में तो i कैप, y की दिशा में तो j कैप, z की दिशा में तो k कैप, किसी और दिशा में होता है तो i j का कुछ अरेंजमेंट बन जाता है, ठीक है, i j k का, अगर 3D स्पेस में है तो। एनीवे वो सब भी छोड़ो, दो यूनिट वेक्टर्स हैं जो कितने एंगल पे हैं, थीटा एंगल पे हैं, तो हमको प्रूव करके बताना है क्या, a कैप माइनस b कैप इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2। हमको क्या बताना है, वी नीड टू प्रूव समथिंग। क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि a कैप माइनस b कैप और जो भी वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस, उसका एरो का साइज, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2 sin थीटा बाई 2 के। यार एक काम करते हैं, मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो बोल रहा है वो सही है। दो यूनिट वेक्टर से एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और ऐसा करके देखते हैं, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, दो यूनिट वेक्टर्स। तो एक काम करते हैं, हमको पता है ये y, ये x, ये z, ये हुआ एक यूनिट वेक्टर, ये दूसरा यूनिट वेक्टर हुआ, ये i कैप हुआ, ये j कैप हुआ, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। जरा मैं चेक करता हूं, अभी ध्यान से देखो, a माइनस बी करना है मुझे। अब a, ये a है ना, और ये क्या है b है, सब मान लो, सीख रहे हैं हम लोग अभी, तो ये थोड़ा सा बड़ा करके मैं बना रहा हूं, ठीक, और प्लस b ऊपर है तो माइनस b नीचे है, समझ गए, ये हो गया रिजल्टेंट। ध्यान से देखो क्या है ये i माइनस j, ये क्या है i कैप और ये क्या है j कैप, नीचे की दिशा में लगा है, समझ जाओ जी सर, इतना तो समझ गए। तो ये कुछ एरो का साइज आएगा, एरो का साइज आएगा। अब जरा सोचो ये एरो का साइज कितना आएगा, अब जरा मैग्नीट्यूड में सोचो, ये कितना है, ये कितना है, तो ये कितना आएगा, पाइथागोरस का प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस का प्रमेय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2,
तो क्या RHS सॉल्व करने से √2 आता है? अगर आता है तो ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हालांकि हमें तो ये प्रूव करके बताना है, ठीक है, ऐसे नहीं प्रूव करना है, कुछ अलग तरीका लगाएंगे। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन को ना थोड़ा सा फील करो। 2 sin θ/2, तो देखो यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ साइन 90/2 मतलब 45 डिग्री। 2 इंटू साइन 45 मतलब √2। √2 में कितना गुणा करोगे कि 2 आएगा, तो √2 में √2 गुणा करेंगे। ये तो आंसर सेम आ रहा है भाई, LHS RHS सेम आ रहा है, तो वो जो बोल रहा है वो सही है, फालतू का नहीं दिया हुआ है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, अब आपको सोचना पड़ेगा यार यहाँ पे, बताइए, क्योंकि यहाँ पे तो एंगल का सवाल आ गया। LHS को चालू करना है हम लोग को, LHS से चालू करते हुए यहाँ साइन तक आना है, तो अगर कॉस तक पहुंच जाओगे तो साइन तक भी पहुंच जाओगे। बेहतर तरीका क्या है बताएं, आप ना स्क्वायर कर दो, LHS से स्टार्ट करो और उसको स्क्वायर करो, देखो आप RHS तक पहुंच जाओगे। देखो अब क्या करते हैं इसको, अब यहां से कहानी चालू करते हैं हम लोग LHS से, ठीक है। क्या है LHS में, a माइनस बी, तो एक काम करता हूं, a माइनस बी, अच्छा ये यूनिट वेक्टर है ना, तो यहाँ पे कैप लगाना पड़ेगा, मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। इसको स्क्वायर करते हैं, ठीक है, देखते जाओ। LHS से हम लोगों ने कहानी स्टार्ट की है, तो इसको a कैप माइनस बी कैप, a कैप माइनस बी कैप, बहुत सुंदर, ठीक है, हम पहुंच जाएंगे वहां तक। हमने क्या किया, स्क्वायर से स्टार्ट किया, ठीक है। देखो, या इसको इधर लिखता हूं मैं, a कैप माइनस बी कैप, ये और स्क्वायर। अब ठीक है, ऐसा स्प्लिट कर दिया हमने। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा a कैप डॉट a कैप, फिर a और b, तो यहाँ पे आ गया क्या, माइनस का साइन, a कैप डॉट b कैप, फिर ये माइनस का साइन, अब b कैप डॉट a कैप, फिर माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो b और b, ये b कैप डॉट b कैप। बहुत सुंदर, इतना तो कर लिए। अब आगे कैसे अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो जैसे होता था ये i कैप है, ये भी i कैप है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, i कैप मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो 1 डॉट कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में, भाई काय का एंगल 0, मतलब आंसर कितना आया, 1 डॉट कॉस 0 क्या है, 1, आंसर कितना आया, 1। तो बच्चों इसका जो आंसर आता है ना 2 यूनिट वेक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन का, कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। अच्छा, a डॉट बी बोलो या b डॉट a बोलो, दोनों एक ही बात है, तो ए बी और ए बी ऐसा लिखो, ए बी माइनस ए बी, तो -2a डॉट बी, समझे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्लस वैसे ही b डॉट बी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इतना तो मेरे ख्याल में तुम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस बारे में सोचना है, ठीक है। तो 1 + 1 तो मेरे 2 दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन लेंगे दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस a कैप b कैप। तो बेहतर होगा मैं ऐसा करके कुछ लिख दूं इसको, ठीक है, ये ऐसा, बहुत सही, ठीक। अब देखिए, अब आगे क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस a डॉट b है, तो आप इसको a मैग्नीट्यूड में, b मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है ना, क्वेश्चन में बोला है a और b यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, और cos थीटा, ये कर दिया हमने, समझो जरा, समझ में आया। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है। अब भाई यहां पे कुछ साइन थीटा में दिया है, वो भी साइन, एक थीटा का डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब इसको कैसे लेके आएंगे, जरा देखिए, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, पता नहीं आप लोगों ने 11वीं कक्षा में अभी तक पढ़ा है कि नहीं, cos 2 थीटा मल्टीपल एंगल्स में, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा है, जो भी एंगल है यहाँ पे उसका हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पे सीधा cos थीटा मैं लिखूं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बहुत सही, ठीक है। अब बच्चों इसी को हमको लगाना है, यहाँ पे क्या करना है, cos थीटा की जगह देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगा, cos भी आ जाएगा साइन भी आ जाएगा, हमको सिर्फ साइन में चाहिए। मैं क्या करूंगा, ये cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आ रहा है, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस आपको यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे रख दो 2, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस, तो ये हो जाएगा, अच्छा सीधा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है वो लिख देते हैं ना,
ये देखो ना, ये कॉस थीटा बराबर आ रहा है, तो कॉस थीटा इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू पता चल गया, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वीडियोस को हमेशा हाई स्पीड पर देखा करो, ठीक है। मुझे समय लगता है ये सब चीज़ों को समझाने का। हो सकता है आप में से कोई होशियार हो सकता है कोई एवरेज हो, तो सबके दिमाग अलग अलग हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो जो होशियार बच्चा है वो बिल्कुल स्पीड बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। कितना आया ये सर? 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड व्हाट्स ओवर टू दिस साइड, हियर वी हैव ए कैप माइनस बी कैप, और हमने क्या करके रखा था स्क्वायर। अब आप स्क्वायर को हटा दो, यही चल रहा था ये। अब आप स्क्वायर को हटाओ, यहाँ पे क्या लगाओ अंडर रूट, तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आएगा 4 का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। दैट्स इट। तो बच्चों आज के सेशन में काफ़ी कुछ कवर कर लिया हमने। अगले सेशन में देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो निकल करके आएगा प्रोडक्ट वो भी अपने आप में एक वेक्टर रहेगा, मतलब उसका डायरेक्शन रहेगा। ये सारी चीज़ें सीखेंगे, टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, तो खूब मज़ा आने वाला है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।